अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज एमएलसी के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल करते हुए 36 में से 33, जी हाँ 36 में से 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली हैं और 3 सीटें निर्दलियों के हाथ लगी हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार एमएलसी के चुनाव में समाजवादी पार्टी को बहुत करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और सिर्फ 2 सीटों को छोड़कर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को 1000 वोट से ज़्यादा कहीं मिले नहीं। डॉक्टर कफील और शिल्पी प्रजापति यही 2 इकलौते विपक्ष के कैंडिडेट्स थे जो 1000 वोट की संख्या पार कर पाए, बाकी सब 1000 के नीचे रहे। विपक्ष की हताशा और भारतीय जनता पार्टी की इस बड़ी जीत पर आज की परिचर्चा। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में आज एमएलसी के चुनाव संपन्न हो गए। एमएलसी मतलब उत्तर प्रदेश का उच्च सदन, जहां 100 सदस्य होते हैं और अब ताज़ा जीत के बाद 33 सीटें अर्जित करने के बाद बीजेपी ने यहां पर बहुमत हासिल कर लिया है। इस वक्त बीजेपी के पास 68 एमएलसी विधान परिषद के भीतर हैं, यानी अब उसके बिल पास करने में और सदन चलाने में बीजेपी को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने वाली। विधानसभा में भी मिला बहुमत और अब बहुमत से भी अधिक विधान परिषद में है। लेकिन विधान परिषद के चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 33 सीटें जीती हैं, जिनमें 9 वो निर्विरोध जीत कर आए थे, सवाल उठता है कि विपक्ष कहाँ था। तो दरअसल विपक्ष के नाम पर बीएसपी और कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गिरे हुए मनोबल के साथ, हताशा और के साथ चुनाव मैदान में गए थे, क्योंकि 10 मार्च को विधानसभा के चुनाव में शिकस्त खाने के बाद समाजवादियों का जोश ठंडा पड़ गया और एमएलसी का चुनाव वो हताश मन से गए, टूटे मन के साथ पहुंचे, चुनाव ठीक से नहीं लड़ पाए। सिर्फ अमेठी की और देवरिया गोरखपुर की सीट के अलावा बाकी किसी सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 1000 वोट की संख्या नहीं पार कर पाए। विपक्ष का मनोबल उत्तर प्रदेश में टूट चुका है। ये चुनाव उस बात के परिणाम है। तो टूटे हुए मनोबल के साथ बीजेपी का मुकाबला विपक्ष कैसे करेगा, ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है, क्योंकि ये चुनाव बीएसपी और कांग्रेस ने तो लड़ा ही नहीं, उन्होंने तो पहले से गिव अप कर दिया। समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट्स उतारे, मजबूती से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन उनके प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़े नहीं और बीजेपी को थाली में परोसकर जीत सौंप दी। लेकिन उत्तर प्रदेश में एमएलसी के चुनाव का एक इतिहास है। मैं आपको ज़्यादा नहीं 18 साल पहले ले चलता हूँ। 2004 से शुरू करते हैं। 2004 में मुलायम सिंह की सरकार थी। 36 सीटों पर, इन्हीं 36 सीटों पर चुनाव हुए थे। समाजवादी पार्टी ने 24 सीटें जीती थी। फिर 2010 आया, 6 साल में चुनाव होते हैं। तब किसकी सरकार थी? मायावती की। आप यकीन मानिए, बीजेपी से भी ज़्यादा मायावती की पार्टी जीत कर आई थी। 36 में से 34 सीटें, 36 में से 34 यानी 34 सीटें बीएसपी जीत कर आई थी। उसके बाद 2016 के चुनाव हुए और समाजवादी पार्टी की तब सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। 36 में से 31 सीटें समाजवादी पार्टी जीत कर आई थी। 36 में से 31 सीटें। अब जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, 36 में 33 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्ववर्तियों का कई का रिकॉर्ड तोड़ा तो किसी के बराबर पहुंचने की कोशिश की। लेकिन मायावती का रिकॉर्ड आज भी कायम है, 36 में 34। तो क्या ये एमएलसी के चुनाव किस माहौल में होते हैं? एमएलसी के चुनाव में सरकारें जिस पार्टी की होती है वही क्यों जीतता है? तो एमएलसी के चुनाव के बारे में एक बड़े पत्रकार लोग कहते हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि जिसकी सरकार एमएलसी के चुनाव में उसकी जय जयकार, यानी वही पार्टी जीत। इसमें वोट कौन डालता है? प्रधान जी डालते हैं, बीडीसी मेंबर डालते हैं, जिला पंचायत के सदस्य डालते हैं। ये सारे लोग वोटर होते हैं एमएलसी के चुनाव के। तो ये सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, सरकार से उलझना नहीं चाहते हैं। जिला प्रशासन का खूब दबाव भी इन पर होता है। और ऐसा नहीं कि बीजेपी ने ही ये काम किया, इसके पहले समाजवादी पार्टी भी यही काम कर चुकी है, यही काम बीएसपी भी कर चुकी है और यही काम अब बीजेपी भी कर रही है। तो बीजेपी ने 36 में 33 जीती, मायावती ने अपने टाइम 36 में 34 सीटें जीती थी, अखिलेश यादव ने 36 में 31 जीती थी। लेकिन इस बार
समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने बेमन से चुनाव लड़ा और वो दिख रहा था मैदान में। हताश थे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स, टूटे मन के साथ चुनाव लड़ रहे थे। तो क्या कारण है कि आने वाले चुनाव में फिर क्या होगा, विपक्ष की भूमिका क्या होगी? क्योंकि अब तो परिषद में भी यानी उच्च सदन में भी बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है। कमल 10 मार्च को भी खिला और कमल 12 अप्रैल को भी खिला। तो अब विपक्ष के लिए जगह क्या है? आज की परिचर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु, कुछ बयान सुनिए आप। और ये स्थानीय निकाय का चुनाव जनता जनार्दन ने और मतदाताओं ने प्रचंड बहुमत दिया है। प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं हृदय से प्रदेशवासियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी राजनीतिक दल चुनाव नहीं जीतता है, एकमात्र जनसत्ता दल जीतता है। और बड़े बड़े राजनीतिक दल जो स्थापित हैं वर्षों से, वो बहुत से दलों का तो साहस नहीं हुआ कि इसमें चुनाव लड़ाएं, और जो लड़े वो मुंह की खाए। जनता ऐसा आशीर्वाद मुझे दी है, मैं जीवन भर भूल नहीं पाऊंगी। ऐसे ही उनका आशीर्वाद हमको मिलते रहे तो मैं अच्छा कार्य करती जाऊंगी। महिला के लिए सबसे पहले मैं खड़ी रहूंगी, बाकी तो जो हमारे साथ खड़े हैं उनके लिए कदम से कदम मिला के चलने का काम करूंगी। तो आज की परिचर्चा महत्वपूर्ण है, हम इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष हिंदवी जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, SM अशरफ समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के जाने माने राजनीतिक पत्रकार हैं, अमिताभ भूषण जी दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश के मामलों में खासी रुचि रखते हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। एक पार्टी है जनसत्ता दल। राजा भैया ठीक कह रहे थे कि उनके अलावा कोई पार्टी, यानी वो जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके अलावा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये चुनाव में एक सीट जीत नहीं पाई। देखिए सरकार किसी की भी, चाहे 2004, 2010, 2016 या फिर 2022, प्रतापगढ़ में वही होगा और वही जीतेगा जिसे राजा भैया चाहेंगे। तो 2004 में भी राजा भैया जीते थे, उनके कैंडिडेट 2010 में भी जीते थे, 2016 में भी जीते थे और 2022 में भी जीते थे। यानी किसी की लहर हो, किसी का आंधी हो, किसी की तूफान हो, लेकिन रघुराज प्रताप सिंह को आप प्रतापगढ़ में नहीं हरा सकते हैं। ये स्थापित सत्य है और इसे अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में सर्वसम्मति के साथ स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। मनीष शुक्ला जी 36 में 33 सीटें जीती हैं, तो अब आपको पहली मर्तबा विधान परिषद में अभूतपूर्व मैंडेट मिला हुआ है, जहां आपके पास 68 MLC के कैंडिडेट हैं। इस चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए 2014 से जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश की जनता अपना जनमत देना शुरू किया है, वो अभी लगातार विधान परिषद के चुनाव तक कायम है। और ये चुनाव आपने भी बताया कि जनप्रतिनिधियों का चुनाव है, जनप्रतिनिधि वोट देते हैं, तो यानी आम जनता के बाद जनप्रतिनिधियों की भी पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी है। केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार की नीतियों और जो उनके काम है उस पर जनता ने अपना मोहर लगाया है। अब एक बात आपने कहा कि जब जिसकी सरकार होती है विधान परिषद में उनकी विजय होती है, तो लेकिन साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि जब ये लोग इतनी सीटें पाए थे विधान परिषद में, उस समय विधानसभा में उनके पास कितने सदस्य थे? हम तो 273 प्लस सीटें इस बार विधानसभा में भी हमको मिली हैं, तो उसी रेशियो में हमको विधान परिषद में भी सीटें मिली हैं जी। लेकिन अब इतने इस मैंडेट के बाद अब आप क्या पाते हैं कि विपक्ष उतना मजबूती से मुकाबला आपका कर क्यों नहीं पाया? देखिए, एक तो विपक्ष क्यों नहीं कर पाया, इसका जवाब तो हमको लगता है कि विपक्ष अगर दे तो ज्यादा अच्छा है। आपका क्या फिर मत भी है? अगर आपका सवाल है तो अगर समाजवादी पार्टी, चूंकि समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ी थी विधान परिषद का, तो 2014 में जब से अखिलेश यादव का नेतृत्व समाजवादी पार्टी को मिला है, तब से कोई भी चुनाव, ब्रजेश जी आप बताइए, जो समाजवादी पार्टी जीती हो, लोकसभा 14, 17 का विधानसभा, 19 का लोकसभा, 22 का विधानसभा, और यही नहीं 2012 में जब इनकी प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी 221 सीटों की,
उसके तुरंत बाद जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे, नगर पालिका नगर निगमों के, उसमें भी चुनाव समाजवादी पार्टी हार गई थी। पर यानी 2018 में एक अखिलेश बाई यादव- इलेक्शन हुए थे, फूलपुर, गोरखपुर, कैराना और नूरपुर, समाजवादी पार्टी जीती थी। देखिए, अब बाई इलेक्शन में किसी में कोई जीत गया हो, अगर संपूर्ण इलेक्शन की बात करें, मैं अगर नगर निगम की बात कर रहा हूं तो 12 के बाद 2 बार नगर निगम के चुनाव हुए, नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, दोनों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। जिला पंचायत की जो जो चुनाव अच्छा, हुए, ये उसमें सब भी छोड़िए, भारतीय ये जनता पार्टी बताइए, को चुनाव ये मिला। राजा भैया को मेरा- हराना इतना कठिन क्यों है प्रतापगढ़ में? मेरा जो कहना है स्पष्ट रूप से, जी, अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की स्थिति वही हुई है जो उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की हुई थी मुख्यमंत्री दल। जी। ये राजा भैया को क्यों नहीं हराया जा सकता प्रतापगढ़ में, ऐसा क्या है? देखिए, 36 में से 33 सीटें हम जीत कर आए हैं। जी, वहां प्रतापगढ़ में श्री प्रताप सिंह जी हमारे प्रत्याशी थे। जो 3 सीटों पे हम लोग पीछे रहे हैं, हारे हैं, और निश्चित रूप से उस पर भी मीमांसा करेंगे, उसका भी विश्लेषण करेंगे। ऑलराइट, और जो शुक्रिया हम आपका। लोग मैं एस एम नहीं जीत अशरफ को पाए- आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं और प्रवक्ता भी हैं। अशरफ मियाँ, बहुत स्वागत आपका। 36 में 33 सीटें बीजेपी, आपके हिस्से 0, आपके प्रत्याशी ढेर हो गए। सिर्फ 2 ऐसे प्रत्याशी थे, शिल्पी प्रजापति अमेठी और डॉक्टर कफील गोरखपुर देवरिया सीट से। यही 1000 का आंकड़ा पार कर पाए, बाकी तो जमानत जब्ती की स्थिति में चले गए। इतने हताश हो गए कि अब चुनाव भी आपके कैंडिडेट ठीक से नहीं लड़ रहे। देखिए, ऐसा है, बहुत ज़्यादा तो आज हमारे पास बोलने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा कहना यह है कि जब धन भल और छल करने के बाद भाजपा जो है इस चुनाव को उसने इस तरह से जीता है, जो हमने 2-3 दिन पहले आपसे पहले ही बता दिया था, इसकी आशंका भी जता दिया था कि सिर्फ धन बल का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि छल का भी इस्तेमाल करेंगे। और उसकी एक मिसाल मैं बताता हूं आपको। अगर इतनी बड़ी इनकी लहर थी तो इनका बनारस में और प्रतापगढ़ में क्यों इनके कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई? इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी मिली अंडरस्टैंडिंग थी। इन्होंने धन बल और छल का इस्तेमाल वहां किया जहां समाजवादी के कैंडिडेट थे। 2 सीटें ऐसी थी, बनारस की और प्रतापगढ़ की, वहां इन्होंने वॉकओवर दे दिया। मेरे मतलब दोस्त, इन्होंने कोई छल ना इस्तेमाल मेरे किया, ना दोस्त, कोई मैं धन, ना आपको कोई याद बल। दिलाना चाहता हूं, तो समाजवादी आपकी को पार्टी नीचे की करने- 2 बार सरकार थी। जब जी। सन 2004 में नेताजी मुख्यमंत्री थे, हाँ। ठीक 2016 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, हाँ, तब भी ठीक है। इन सीटों पर, बनारस की सीट पर ब्रजेश सिंह की फैमिली का दबदबा था। चुलबुल सिंह यहाँ से एमएलसी थे। तब भी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी, जो राजा जमानत- भैया के रिश्तेदार हैं, क्या- तब भी वो जीते थे। हाँ, तब छल बल दल क्या नहीं था। जमानत जब्त हो गई थी वहां पे? बात आपको पता जमानत है कि जब्ती वहां का पे स्कोप ही सुदामा नहीं है पटेल को इसमें। कितना वोट मिला? तब आप 170 भी ये वोट। सीट नहीं जीत पाए थे, ये मैं बताना चाहता हूँ। 170 वोट प्रधान, आप सोचिए, आप नजीर पकड़िए, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है और 170 वोट भाजपा को मिल रहा है। इसका मतलब कि इन्होंने प्रेफरेंस दी कि हमारा सजाती वोटर जो मुख्यमंत्री का है, जो कैंडिडेट है, उसको जीत के आना चाहिए, चाहे वो जिस तरह से भी जीत के आए। अरे अब ये जाति तो वाली ये बात चुनाव से बहुत बाहर कुछ आइए। दर्शाता है और बहुत कुछ जनादेश हमें- का आदर करिए। जनादेश बीजेपी के साथ है। 18 ये जनादेश है, ये जनादेश का मजाक है। जनादेश का मजाक है कि आपने कोई ऐसा हरबा नहीं छोड़ा कि कैसे हम जीत के लेके आए, और आप कह रहे हैं सम्मान करें। बिल्कुल, अगर ये पब्लिक का इलेक्शन होता, आम जनता का चुनाव होता, तो उसका सम्मान हम कर रहे हैं। इनको जनता ने बिठाया है, हम उसका सम्मान करते हैं। पर अशरफ लेकिन अब मियां, आप कहिए कि हर इतना चुनाव को गुस्सा जिस क्यों तरह है से आप? भी सुन जीत तो के लेके लीजिए, आ जाओ, हम तसल्ली कहें सम्मान करिए, तो तसल्ली तसल्ली 2004 में नेताजी मुख्यमंत्री थे। नो प्लीज, जनता में नहीं आते। नो नो मनीष जी प्लीज वेट। नेताजी मुख्यमंत्री इनको थे, जनता का- 36 में से 24 सीटें आप मनीष जी जीते सुन- थे। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे 2016 में, 36 में 31 आप जीते थे। तब ठीक था सब। मैंने क्या कहा? इसको मनीष जी कहां एक्सेप्ट कर रहे हैं? आपने बताया कि इस तरह से जब सरकारें थी तो लोगों जीते, तो ये कहते नहीं सरकार की वजह से हम नहीं जीते हैं, हमें जनता जिता के लेके आई है। तो यह कंट्राडिक्शन तो ये खुद ही कर दे रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताओ इनका आप कहना मुझे। यह है कि जनता जिता के लेके आती है, तो जाहिर सी बात है इन्हें जनता जिताएगी और हम जो है सत्ता में जीत के आएंगे। आपके प्रत्याशियों ने मन से चुनाव लड़ा क्यों नहीं? नहीं लड़ा, अपनी कोशिश की, लेकिन मैंने बताया आपको
कि जाहिर सी बात है कि जब इस तरह का दबाव होगा लोगों के वोट पहले ही पड़ जाएंगे। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, तस्वीरें वायरल हुई, 2 प्रधान कैंडिडेट थे, वो गए वोट डालने के लिए, मालूम है उनका वोट पहले पड़ चुका है। अब चूंकि ये सब चीजें आप लोगों के लिए भी बेमानी हो गई हैं, आज की डेट में आप लोगों के लिए भी बेमानी हो गई है। जो जीता वही सिकंदर, उसी को सलाम करेंगे आप लोग। अरे तो जब आप थे तो आप जीत के आए थे तो आप भी तो सलामी ले रहे थे। हार है तो हार को देखो, कम से कम जो चीजें वायरल हुई उस पे एक काम करो, देखो हार को स्वीकारना आना चाहिए। क्या वोट नहीं पड़ा? डेमोक्रेसी की पहली प्रेफरेंस जानते हैं क्या है? स्वीकार कर रहा है, लेकिन हार को स्वीकार करिए। लेकिन और आप आगे ये बताइए, बढ़िए। क्या लोगों ने वोट नहीं डाल दिया? नहीं, क्या वोट नहीं डाला? क्या आपके सामने वो रिपोर्ट नहीं है कि वहां वोट डालने गए, वो बताया वोट पर पहले पड़ आपके चुका है? प्रत्याशी को 500 कैसे वोट हुआ मिल ये? रहा है अशरफ मियां, और बीजेपी के प्रत्याशी को 4-4 हजार वोट मिल रहा है। अरे भाई, जब वोट पहले ही डाल दोगे आप, जब वोट पहले ही डाल देंगे तो मैं क्या बोलूं? अच्छा रुको, मैं हेमंत तिवारी जी से देखिए, इन्होंने तस्दीक करा। ब्रजेश रुक को जाओ। छूट दे दिया, इनके प्रत्याशी को 170 वोट मिले। ओके, ऑलराइट। हेमंत जी बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। 170 वोट क्यों मिले? थैंक यू जी। हेमंत तिवारी जी, उत्तर प्रदेश में आज एमएलसी के चुनाव संपन्न हो गए, नतीजे आपके सामने हैं। आप थोड़ा सा इसकी व्याख्या करिए, और अशरफ मियां की बेचैनी और मनीष शुक्ला की इस खिलखिलाती हंसी, इनको थोड़ा सा इसके बारे में परिभाषित करिए। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अब ये बुलडोजर जीत की बीमारी लग जाएगी। लगातार जिस तरीके से जीत रही है परिस्थितियों को पलट करके, उससे तो ही लगता है आज भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की, कुछ नया नहीं किया। इस तरह की जीतें सत्तारूढ़ दल की होती रही, आपने बताया, स्थापित सत्य के साथ बताया। भाजपा जीत तो गई, लेकिन यह कहने में मुझे लग रहा कि आज आपने थोड़ी सी कंजूसी की वजह से, अरे साहब, धरती पे कौन नहीं जानता कि ये पैसे का चुनाव है, प्रभाव का चुनाव है, दादागिरी का चुनाव है। आप मेरी बात ना माने तो आप वो जो एक गरीब सुदामा हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होकर बुरी तरीके से चुनाव हारे हैं, आप पराजय के बाद उनके शब्द सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि भाई साहब, मेरे पास पैसा नहीं था बांटने को, मैं बांट नहीं पाया। चुनाव वो जीत गया जिसके पास 10 अपने कार्यकर्ता ऐसे नहीं थे जो काउंटिंग एजेंट बन सके। उन्होंने तो हमारी पार्टी के पदाधिकारियों को, 2-3-4 पदाधिकारियों को काउंटिंग एजेंट बनाया। वो ये भी कहते हैं कि हमारी पार्टी को सब पता है कि यहाँ क्या हो रहा था। प्रश्न ये नहीं है। मैं एक पंक्ति में खाली ये बताऊं जी कि आप एकदम सफेद चमकदार कलफ लगा हुआ कुर्ता, अब बढ़िया परम सुख की धोती और शानदार चप्पल पहन करके बनारस के गोदौलिया में विजेता की मुद्रा में टहल रहे हों, और बगल से आकर कोई पान की पीक पूरा मुंह भर के आपके कुर्ते पे गिरा दे, चमक ढीली पड़ जाएगी। बनारस की हार समस्त उत्तर प्रदेश की प्रचंड जीत पर प्रश्न उठाती है। ये भी तो हो सकता है ना जिन हेमंत जी की परिस्थितियों में फिक्स जैसे मैच भी- रहा हो बनारस का। सवाल यह है कि अगर मैच फिक्स है तो आपने कैंडिडेट क्यों उतारा? कौन से किस चिकित्सक ने कहा था कि आप कैंडिडेट उतारिए? वो कमल के फूल का कैंडिडेट था साहब, वो बनारस का कैंडिडेट था। ये अलग बात है कि बनारस में आप एमएलसी की स्नातक और शिक्षक सीट हार चुके हो, आप जिला पंचायत में पीछे थे, उसके बावजूद अध्यक्ष आपका हुआ। सारी चीजें अच्छा, हैं। ये तो हुई बनारस की लेकिन बात। एक रहस्य से आज और पर्दा उठाइए। जी, ये राजा भैया अनडिफीटेड क्यों है प्रतापगढ़ में? इनको हराया नहीं जा सकता? देखिए, राजा भैया के बारे में हमेशा एक बात कहता हूँ, और सबसे पहली बार आपके साथ आज से 8 वर्ष पहले कहा था एक चैनल की डिबेट में कि राजा भैया की उनकी सियासत की एक अलग तासीर है। वो घर से घाट तक ख्याल रखते हैं अपनों का, एक रॉबिन हुड की जो स्टाइल होती है, और ये उनका निजी जाति प्रभाव अपने क्षेत्र में खास तौर से प्रतापगढ़ में बनाती है।
एक असर है ही है, लगातार जीत रहे हैं। लगातार तो जीत आप ये भी देखिए, बनारस में चुलबुल सिंह जीते, चुलबुल सिंह के बाद यही अन्नपूर्णा सिंह बीएसपी के टाइम पे जीती, फिर ये जीते उनके नहीं, पति आपको विनीत सिंह भी माफिया याद होंगे, सरगना ब्रजेश सिंह। बाबू सिंह लाए थे उनको, कुशवाहा लाए थे। मैं बता रहा हूं, जी जी, मैं विनीत फिर सिंह आ आजकल रहा बीजेपी हूं। में है जी। विनीत सिंह तो बीजेपी के निर्विरोध जीते हैं भाई, निर्विरोध एमएलसी हुए हैं। दरअसल इसमें एक खेल भी हुआ है, जो आप कह रहे हैं कि मैच फिक्सिंग वाली बात। ये जो सहयोगी दल हैं, हमको जो खबर है सहयोगी दल से कहा गया था कि इन लोगों ने कहा कि हमको भाई इसमें भी सीट चाहिए, हम आपके एलाइज हैं, पार्टनर्स हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, निषाद पार्टी को कहा कि आप ऐसा करिए, बनारस की सीट ले लीजिए, लेकिन कैंडिडेट ब्रजेश को बना दीजिए। ठीक ना, वो ऐसे शायद आशीष पटेल के साथ हुआ। उन्होंने कहा कि आप मिर्जापुर आपका इलाका है, सीट ले लीजिए और विनीत सिंह को कैंडिडेट बना दीजिए। अब एक तो और उन प्रश्न है दोनों मेरा की आपसे, हिम्मत, ये तो उन हुई कि दोनों कैसे कौन जीता, जी विपक्ष में इतना मायूसी क्यों है कि ये ठीक से चुनाव भी इनके कैंडिडेट्स नहीं लड़े, मन से नहीं लड़े? बिल्कुल सही आपने कहा। दरअसल में आपने बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया, डिमोरलाइज्ड हैं, और इनके डिमोरलाइज्ड होने की आशंका के चलते ही शायद अखिलेश यादव ने हिम्मत जुटाई दिल्ली छोड़ करके लखनऊ में रहने का, पार्लियामेंट छोड़ करके असेंबली में रहने का। इसमें कोई शक नहीं। अभी किसी से मेरी बात हुई, हमने कहा भाई अपोजिशन क्या हुआ, उनका शटर डाउन हो गया, शटर डाउन हो गया। और वैसे भी उनकी बारी नहीं थी, उनकी सत्ता नहीं थी, उनकी सरकार नहीं थी। हाँ, चाहते तो, सही प्रश्न आपने किया, कई ऐसी स्थान हैं जहां बढ़िया चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन नहीं, कोई हारते चुनाव भी तो लड़े नहीं। इज्जतदार हमको लग रहा तरीके से है हारते ना, ये तो बेइज्जती वाले तरीके से हारे हैं। तो मैं ये बेइज्जती कराई, और हम तो कह रहे हैं ना अखिलेश यादव की, वो बहुत खराब शब्द नहीं कहा मनीष शुक्ला ने, ध्यान दीजिएगा। अखिलेश यादव के सत्ता पाने के बाद 2014 में पहला इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट का, समाजवादी पार्टी 5 सीट। उसके बाद 2017 का इलेक्शन हुआ, आपने देखा 2019 का सिलेक्शन हुआ, इतिहास का सबसे डेडली कॉम्बिनेशन बनाने के बावजूद सपा 5 सीट। और इस बार एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, सब कुछ करने के बाद आपने देखा कि सहयोगियों के साथ मिलकर के 125 सीट। तो मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव का कुछ पॉलिटिकल किस्मत भी थोड़ी सी डाउन ही है, और इन परिणामों ने सुनिश्चित रूप से उनके नेतृत्व क्षमता और चुनाव के नियोजन पर जरूर सवाल खड़े किए हैं। उनको सोचना पड़ेगा, कुछ बदलाव करना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि कमजोर, लाचार और डरे हुए कैंडिडेट्स चुनाव मैदान में थे विपक्ष की तरफ से, उनके अंदर डर बैठा हुआ था, इसलिए ठीक से चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे। देखिए, जब आपका नेता, ये डरे हुए लोग उतरे थे विपक्ष से। योगी आदित्यनाथ, अरे भाई योगी जी आत्मविश्वास से लबरेज हैं, उनके कैंडिडेट्स एकदम एग्रेसिव लड़े। गाजीपुर जैसे सीट जहां 7 की 7 विधानसभा आप हार चुके हो अभी तुरंत 1 महीना पहले, और आपका एमएलसी वहां बम्पर वोट से जीत रहा है। आजमगढ़ की सीट जहां सारी की सारी विधानसभा सीटें आप हार चुके हो अभी महीना भर पहले, जीता तो भाजपा वाला ही। भाई यशवंत सिंह तो भाजपा में ही रहे, अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला, उन्होंने लड़ा दिया। तो हालांकि संगठन के भीतर भी कई प्रश्न होंगे जो उनको हल तलाशने होंगे, वाराणसी को लेकर के खासतौर से, और आजमगढ़ को लेकर के, क्योंकि ध्यान रखिएगा वाराणसी और आजमगढ़ ऐसी सीटें हैं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी तय करते हैं कि उनको कहाँ का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, वो काशी चुनते हैं, और काशी में आने का उनका फर्क ज्यादा न पड़े उसको डिफ्यूज करने के लिए मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ उतरते हैं। ये दोनों स्थान बड़े महत्वपूर्ण हैं, और दोनों स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत कैंडिडेट हारे हैं। ये भी एक चिंता का विषय है। प्रसन्नता के चिंता तो विपक्ष को भी करनी चाहिए ना, दो गंभीर विषय है कि कायर, डरे हुए, कमजोर, लाचार कैंडिडेट दोगे तो क्या होगा। तो आप बताइए अखिलेश यादव में कौन सी नई ऊर्जा आप देख रहे हो? मैं कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं हेमंत जी। आते 2-4 बार कहते हैं कि आप मजबूत कमजोर और डरे हुए प्रत्याशी उतारे थे साहब। नेता को ब्रजेश जी, लीडर को देख करके टीम का उत्साह बढ़ता है। माफ कीजिएगा, मैंने क्या कहा? नहीं, मुझसे माफी क्यों मांग रहे योगी हैं? का जो कॉन्फिडेंस लेवल देखता है
नहीं, माफी इसलिए मांग रहा हूं जैसे आपकी टीम है, जब लोग देखते हैं ब्रजेश मिश्रा ऐसे फ्रंट पे डटा रहता है तो एक एक आपके जो सिपाही हैं, एक एक पत्रकार, एक एक रिपोर्टर, एक एक डेस्क और असाइनमेंट का आदमी उसी जील, उसी जज्बे, उसी मेहनत, उसी परिश्रम, उसी लक्ष्य के साथ, उसी टारगेट के साथ काम करता है। तो नेतृत्व और नेता का तो सीधा सीधा अक्स उसके सिपाहियों पर, उसके कार्यकर्ताओं और उसके उम्मीदवारों पर पड़ता है। थैंक यू हेमंत जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं मनीष सिंधवी जी को आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में। मनीष सिंधवी जी, शुक्रिया आपका। भारतीय जनता पार्टी की जीत बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उच्च सदन में उनका अब खासा बहुमत है। तो बीजेपी की इस बड़ी जीत, एक महीने के अंदर दूसरी बड़ी सफलता और विपक्ष की दूसरी बड़ी हार। विपक्ष में दो पार्टियों ने तो चुनाव ही नहीं लड़ा, बीएसपी और कांग्रेस ने। सपा ने लड़ा, टिकट दिए, लेकिन प्रत्याशी या तो कमजोर थे, या मायूस थे, या डरे हुए थे, या लाचार थे। कुछ चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। देखिए, हम लोग थोड़ा सा अलग जाकर बात करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने कहा ना कि ये सत्ता का चुनाव है और जो भी सत्ता में रहा उसका चुनाव है, लेकिन कुछ बदलावों पर भी हमें देखना होगा। भाजपा का विपक्ष घटता चला जा रहा है। दो लोगों ने पहले ही सरेंडर कर दिया। लड़ाई मजबूत होनी चाहिए, हार या जीत तो एक अलग का मसला है। विधानसभा चुनाव सपा लड़ रही थी, मजबूती से लड़ रही थी, वो दिख रहा था, भीड़ दिख रही थी, एक उत्साह तो बना ही हुआ था ना। हार तो एक अलग मसला है कि चलिए भाजपा नहीं, डेमोक्रेसी में जीत हार चलती रहती है, वो चलती रहती है, लेकिन वो उत्साह दिखना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो इनके चेहरों पर निराशा और एकदम हताशा, ये अच्छी नहीं है, और नेता के चेहरे पर खास तौर से। दूसरी बात, जिस दिन चुनाव खत्म होता है विधानसभा का, उसी के अगले दिन से भाजपा की अपनी रणनीति बननी शुरू हो जाती है। मैं केंद्रीय लेवल की बात कर रहा हूं, गुजरात में क्या होगा, यहाँ एमएलसी कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, और हम कहिए यहाँ पर तैयारी नगर पालिका और नगर निगम भी शुरू हो गई होगी, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन विपक्ष में वो तैयारी हारने के बाद भी नहीं दिखती है कि अगर 24 का चुनाव हमारे सामने है, जहां भाजपा को एक जवाब दे सकते हैं, तो उस तैयारी उनके क्या नहीं दिखती है। जबकि सबसे पहले मीमांसा उन्हीं को करनी चाहिए थी कि हम क्यों हारे, इतनी भीड़ के बाद भी क्यों हारे, क्या कारण रहे, क्यों ओबीसी हमसे पूरी तरीके से खिसका हुआ है। भाई, जैसे इस बात की बड़ी उम्मीद थी, मैं बार बार कह रहा था कि ओबीसी पर नजर रखनी है कि ओबीसी किधर जा रहा है, तो गैर यादव जो ओबीसी था वो नहीं आया आपके साथ, और बीएसपी का जो वोट बैंक टूटा वो भी भाजपा के साथ चला गया, आपके साथ नहीं आया जी। तो ओबीसी और एससी भी नहीं है आपके साथ। ये चुनाव इतनी मायूसी से विपक्ष ने क्यों लड़ा? ये मतलब ये निहायत, परिणाम आने से पहले लोगों को परिणाम पता थे, और मतलब एकदम निराशा, हताशा। और आदरणीय हेमंत जी की बात से मैं सहमत हूं। सेनापति अगर डरा हुआ और सहमा हुआ है, तो अगर सेना पीछे हट जा रही है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जो सेनापति के चेहरे पर वो जो हताशा है वो अच्छी नहीं है, और वो आने वाले समय में और नुकसान करेगी। क्योंकि एक नया ट्रेंड और देखिए, महसूस करिए आप कि सपा में अब धीरे धीरे मुस्लिम और यादव जो इनके कोर वोट थे, उसमें से भी अब आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। ये कमी है, वो कमी है। मैं पहली बार देख रहा हूं कि इतनी ओपन होकर लगातार ट्विटर पर, फेसबुक पर लोग कमेंट करना शुरू कर रहे हैं। ये इसका कारण सबसे बड़ा यही है कि नेता के, और एक बार जब नेता के ऊपर से विश्वास हट जाता है ना, तो फिर वही जो बसपा जिस हालत में पहुंच गई है, उसी हालत में पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा। थैंक यू मनीष जी। मैं अमिताभ भूषण जी को आमंत्रित करता हूं। दिल्ली स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश के मामलों में गहरी रुचि रखते हैं। अमिताभ जी, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा प्रश्न है आपसे ये है कि 36 में 33 सीटें बीजेपी जीत ली, समाजवादी पार्टी सभी सीटें हार गई। आप इसकी व्याख्या किस तरह से करोगे एमएलसी के चुनाव में? देखिए, इस बात की शुरुआत वहीं से कि जो आपने कहा कि बहुत हारे हुए मन से, टूटे हुए मन से, और अटल जी कहते थे कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। तो जब टूटे मन से आप शुरुआत करते हैं, और जयप्रकाश जी भी इस बात को एक अलग तरीके से कहते थे कि बात पराई की मत पूछो, मुझे तो अपनों का डर है। तो इस चुनाव की जो शुरुआत हुई, अगर समाजवादी पार्टी के नज़रिए से देखें तो शुरुआत में ही जिस तरीके से अपशगुन हुआ, उनके लोग पहले ही चुनाव छोड़ के भागने लगे, तो वहीं से एक बड़ी तस्वीर दिखने लगी थी कि आगे क्या होने वाला है, और आगे अमूमन वैसी ही तस्वीर निकल के आई है। और इस तस्वीर में मुझे ये लगता है कि बीजेपी की बड़ी जीत है, लेकिन सपा के लिए अच्छी बात यह है कि इस चुनाव को लेकर सबको ही जानते हैं ये कि ये चुनाव लठैती का, प्रभाव का, पैसा का चुनाव है।
और इस चुनाव में जो मतदाता हैं वो भी आम मतदाता नहीं है। मैं उनको एक खास मतदाता मानता हूं, क्योंकि वो प्राधिकार के लोग, वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो इसमें वोट कर रहे हैं। पर आम मतदाताओं को अगर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव और सपा को भले विधानसभा में झटका लगा हो, पर अगर आप 17 से देखेंगे तो उनकी स्थिति बेहतर हुई थी। तो ऐसे में अखिलेश यादव को अपने कैडर को चार्ज करने की जरूरत थी। उनको बताना था कि आज भी 3.25 करोड़ मतदाताओं का भरोसा आपके ऊपर है, तो आपको मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन जब सेनापति कोप भवन में हो तो जाहिर है कि लड़ने वाले जो लड़ाके होंगे वो भी आधे मन से लड़ेंगे। उनको कोई मोरल उनका हाई करता, और ये जवाबदेही सेनापति की थी, तो वो नहीं हुई। पर सपा के लिए मैं फिर से कह रहा हूं कि अच्छी स्थिति ये है कि वो एक मजबूत विपक्ष की स्थिति में है। 3.25 करोड़ मतदाताओं ने उन पर विश्वास जताया है, तो उस विश्वास पर उनको खड़ा उतरना है, उसकी रणनीति उनको बनानी है। और अभी से भी अखिलेश यादव को कोप भवन त्याग कर बाहर निकलना होगा, अपने लोगों को रिचार्ज करने की उनको जरूरत है। बहुत शुक्रिया अमिताभ जी। वीरेंद्र सिंह जी भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, आज के परिणाम जो आए हैं एमएलसी के चुनाव के, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये चुनाव उस दिन काफ़ी साफ हो गया था जब समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता पर्चा दाखिल नहीं कर पाए या पर्चा फाड़ दिया गया। एक घटना चर्चा में रही उदयवीर सिंह के साथ। उसके बाद बात आती है कि भाई टूटे मन से चुनाव लड़ा, बेमन से लड़ा। चुनाव टूटे मन से इसलिए लड़ा कि जिससे कि बदन न टूटे, लाठी से परिवार की ज़मीन जायदाद न टूटे, बिल्डिंग न टूटे, ये सब भी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण रहीं। आपको याद होगा कि अभी बरेली में सहजिल इस्लाम एक विधायक है, उन पर बुलडोजर गरज रहा है। उनका पेट्रोल पंप और मकान, ईंट भट्ठा सब समाप्ति की ओर जा रहा है। इस देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसने अवैध तरीके से अकूत संपत्ति न कमाई हो। जिस पर हाथ रखेगी सरकार वो तिल मिलाने लगेगा, वहीं दर्द महसूस होने लगता है। जिस चुनाव में ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत अध्यक्ष में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की थी, ये जीत उसी तरह की है जैसे एमएलसी में जीता है। मैदान जब सत्ता में होती सरकार तो मैदान खाली हो जाता है, दौड़ सको जितनी स्पीड से दौड़ सको। ये चुनाव उस तरह के चुनाव हैं। सुदामा पटेल की तो चर्चा हुई, लेकिन आजमगढ़ के रिशु सिंह की भी चर्चा होनी चाहिए, जो बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव जीते। यशवंत सिंह ने पार्टी से निकाले जाने के बावजूद चुनाव जितवा लिया अपने बेटे को। राजा भैया एक मात्र ऐसी पार्टी है, न सपा न बसपा न कांग्रेस न कोई राजभर न कोई अपना दल, जनसत्ता दल, उसका भी एक जीत गया। तो ये जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं, वहां पर भी अगर इच्छा शक्ति और मजबूत बाहुबल के लोग हों तो वो तो जीता जा सकता है। मैं 100% आपसे सहमत हूं और आपके तर्कों से और तथ्यों से 100% सहमत हूं। देखिए, अगर मन में जज्बा हो लड़ने का और कायर न हो प्रत्याशी, तो चुनाव लड़ा जा सकता है। रघुराज प्रताप सिंह हो, चाहे ऋषु हो, चाहे वो ब्रजेश सिंह की फैमिली हो, उदाहरण है। जी, जो परिस्थिति सामने है उसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन यदि आप सामना करेंगे तो आप बहुत सारी परिस्थितियां बदल सकते हैं। बात इतनी है। आज अच्छा, एक चीज़ और है कि ये जो 3 जीते हैं, ये सब देर सवेर बीजेपी में चले जाएंगे, तो इनको आप आदर्श में या विपक्ष में मान लीजिए। भले राजा भैया पार्टी एक छोड़ दीजिए, तो जसवंत सिंह को तो अब इनको लेना पड़ेगा दोबारा। तो आप देखो कि अगर योगी का बुलडोजर और सत्ता की ताकत के आगे अगर खूब कोई लड़ा, तो गोरखपुर में कफील खान डॉक्टर लड़े। हाँ, बंदा 1000 वोट से ऊपर निकल गया। हाँ, इसके अलावा जो कई दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी के एमएलसी थे, वो चुनाव में कैसे लड़े कहीं नाम ही नहीं आया। कफील खान जो नेता नहीं थे, बच्चों के डॉक्टर थे,
वो ज़्यादा बढ़िया लड़े और सोशल मीडिया पर भी लड़े, हर जगह लड़ते रहे। आज़ादी के बाद अब बीजेपी दोनों सदनों में बहुमत में है। ये योगी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने ये उपलब्धि हासिल की। विपक्ष के सामने समस्या यह है कि अब उनके यहाँ आपस में सिर फुटौल शुरू हो गई है। ये बताओ, हेमंत जी तो ठीक से बता नहीं रहे थे असली बात, ये राजा भैया को हराया क्यों नहीं जा सकता? देखिए, राजा भैया ने अपनी पार्टी बना के एक तो बहुत अच्छा काम किया। अभी तक लोग उनको बैसाखी के सहारे जीतने की बात कहते थे। राजा भैया क्षेत्र की जनता में जो काम करते हैं, प्रतापगढ़ में बीजेपी के प्रत्याशी हरिप्रताप सिंह हार गए, तो जो अपने इलाके बीजेपी वहाँ में, जिला पंचायत भी हार गई थी। हाँ, बीजेपी वहाँ जिला पंचायत भी हार गई, बीजेपी वहाँ एमएलसी भी हार गई। देखिए, कहते हैं कि बस दिल जीतने का मकसद रखो। दुनिया जीत कर सिकंदर तो खाली हाथ गया था। तो रघुराज प्रताप सिंह को जो लोग माफिया समझते हैं, जो समझते हैं कि वो तालाब में मगरमच्छ पाले हैं, वो चुनाव जीतते हैं तो अपने लोग भी हैं, संगठन भी है और उनके दम पर वो चुनाव जीत कर आते हैं। तो कुल मिलाकर यही है। जी बीरेन जी। लेकिन हमारे यहाँ कहा गया है कि शायद ये जमाना उन्हें भी पूजने लगे, कुछ यही सोचकर कुछ लोग पत्थर के हो गए। पत्थर के बन जाने से पूजा नहीं होगी, लड़ना पड़ेगा। अखाड़े में जो जीतता है उसके बाजुओं में दम होता है। जो दिल जीतता है उसमें अहंकार कम होता है जी। और चुनाव जीतने के लिए तो देखिए, अब आज के ज़माने में सत्ता का दम जरूरी है, हर हाल में ज़रूरी है। बहरहाल, काट कर गैरों की टांगे खुद लगा लेते हैं लोग, और इस शहर में इस तरह भी कद बढ़ा लेते हैं लोग। और जुगनुओं ने फिर अंधेरे से लड़ाई जीत ली, चांद सूरज घर के रोशनदान में रखे रहे। बहुत शुक्रिया बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहनों भाइयों, हमने कू ऐप पर इस आज की परिचर्चा को लेकर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये कि विधान परिषद में बीजेपी की बम्पर जीत 2024 के लिए क्या संदेश देती है। तो मनोज कुमार लिखते हैं कि एमएलसी चुनाव का जनता से सरोकार नहीं होता, लेकिन अभी मोदी की लोकप्रियता में कोई गिरावट नहीं आई है। तो त्यागी जी लिखते हैं कि 2024 में वोट बीजेपी को दिया जा सकता है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो सम्राट अशोक सिंह लिखते हैं कि बीजेपी की को जनता 2024 में भी मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को ही वोट करेगी। मनीष शुक्ला हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, अब जब उच्च सदन में भी आपका बहुमत है, तो अब भारतीय जनता पार्टी की क्या प्राथमिकताएं विशेष तौर पर उच्च सदन को लेकर रहेंगी? देखिए, 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता से जो संकल्प किया है, जो गरीब कल्याण के मिशन के लिए नींव तैयार की 2017 से 22 के बीच में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो बिजली के क्षेत्र में काम किया, उसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और उच्च सदन में बहुमत होने से निश्चित रूप से तमाम वो विधेयक जिसपे विपक्ष नकारात्मक भूमिका में काम करता था, जो जनता के हित में होते थे, अब वहां आसानी होगी। और ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव में जीते हुए एमएलसी हैं, ये जनप्रतिनिधियों के एमएलसी हैं, जो ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और तमाम ऐसे, ये तो जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि हैं जी। तो निश्चित रूप से लोग चाहे इसको जिस भी रूप में ले, लेकिन ग्राम प्रधान, सभासद, जिला पंचायत सदस्य, इनका स्थानीय स्तर पर विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अपने इन एमएलसीज के माध्यम से हम सीधे उनसे भी जुड़ेंगे, उन जनप्रतिनिधियों से जुड़ेंगे। और जो विकास है, यानी दीनदयाल उपाध्याय जी और नरेंद्र मोदी जी की कल्पना है कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचे, उसमें ये जीत सहायक साबित होगी। ओके, अशरफ मियाँ, अब आपके पास सिर्फ उच्च सदन में 17 एमएलसी बचे हैं। अभी जुलाई में भी कुछ सीटें बाकी होंगी, तो आपका आंकड़े और कम होंगे, बीजेपी के आंकड़े बढ़ेंगे।
तो ऐसे में सदन में अब इनका मुकाबला आप कैसे कर पाइएगा जब आपकी संख्या लगातार कम होती जा रही है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। असल में आप लोग क्या है कि हमेशा प्रेजेंट पे बात करते हैं, कभी बीजेपी के पास पे बात नहीं किया आपने। क्या हमेशा बीजेपी इसी स्थिति में रही और सदन चलना बंद हो गया था? ऐसा नहीं हुआ है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी के 2-4 मेंबर से ज्यादा नहीं रहे। आप इसी चुनाव की आप बात करिए, 2010 और 16 में कितने मेंबर इनके पास जीत के आए थे? 0 था इनका रिजल्ट ना। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सत्ता इनके पास थी, हर तरीका इनको मालूम था चुनाव कैसे जीत के आना है, और जहां पे जीते इन्हीं का अपना प्रत्याशी। अब आप देखिए आजमगढ़ के अंदर जो है एग्रेबल कैंडिडेट जीत जाता है, ये नहीं जीत पाता इनका प्रत्याशी। प्रतापगढ़ की पोजीशन आपके सामने, बनारस के लिए भी हेमंत भाई ने जिक्र कर ही दिया कि क्या दुर्दशा वहां पे हुई इनके अपने डिक्लेयर कैंडिडेट की। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बोलने वाले लोग हों, जनता की आवाज उठाने वाले लोग पहले तो हेमंत तिवारी से बहुत लड़ रहे थे आवाज वहां तक आज पहुंचेगी। हेमंत तिवारी की बात बहुत अच्छी लग रही है। मैं लड़ कभी नहीं रहा। मैं जो अच्छी बात है मैंने हमेशा उनके सम्मान किया, जो बात कायदे की मैं नहीं, कहूंगा। वो जो आपको मैंने तो सूट उस दिन करे, एक हल्का सा तब जुमला कहा हेमंत था, तिवारी लेकिन पता भले नहीं क्यों व्यक्ति आपको हैं। बुरा लग गया। हाँ, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने एक हल्का सा जुमला कहा था तो आपने उसको पकड़ लिया, जबकि मैंने तो हमेशा उनकी इज्जत किया, ऐसी कोई खास बात नहीं है। और ये तो सामने मेरे बैठे हैं और मैं तो जो करता हूं करता मतलब भी आज रहूंगा। सिंपैथी चाहिए मेरा हेमंत कहना है कि तिवारी से एनालिसिस की आपको। बात है, उन्होंने एक परफेक्ट एनालिसिस की। नहीं, मुझे कोई सिंपैथी नहीं चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि सदन में कम हो, सदन में ज्यादा हो, अगर जज्बा हमारा मजबूत है तो हम लड़ेंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाजपा की भी इससे बुरी दुर्दशा थी। तो और टूटे मन से खड़े कैसे हो गए, अब ये लोकतंत्र और बताओ। संविधान का संक्रमण का लोकतंत्र और संविधान का संक्रमण काल चल रहा है। संक्रमण काल से निकलने की कोशिश हम करेंगे। और लाइट हेमंत तिवारी इसको जी, इतना आज दिमाग तो में देखिए रखिए। अशरफ मियां आपकी तारीफ के संविधान भी कसीदे बचाना पढ़ रहे है, हैं। संविधान भी बचाना आज है, आपकी लोकतंत्र कुछ भी बचाना बातें है। उनको भा गई, थोड़ा सा उनको ब्रीदिंग का मौका मिल गया। नहीं, शरीफ आदमी है, लेकिन कभी कभी असल में भी उस दल से, उसी दल के प्रवक्ता हैं, उसी दल के नेता हैं जो लगातार पराजय झेल रहा है, तो निश्चित रूप से असर पड़ जाता है। क्या खाली कमांडर के ढीला होने और कैंडिडेट्स के ढीला होने से स्थिति होती है? भाई प्रवक्ता भी थोड़ा ढीला शिथिल हो जाता है कभी कभी, इस तरह की स्थिति। तमीज़दार आदमी है, जहनीत अच्छी है, इनको कुछ नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अच्छा बताइए, भाजपा जीती, मैं कह रहा हूँ बुलडोजर बहुमत मिला, तो मैं इसमें कुछ और कर सकता हूँ क्या? मैं तो कह नहीं सकता हूँ कि अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ ली। अखिलेश यादव ने खराब लड़ाई लड़ी, लड़ाई ही नहीं, मतलब लड़ाके उनके जो थे वो लड़े ही नहीं। और इस बात का इल्हाम उसी दिन से हो गया था, ध्यान रखिएगा, जिस दिन उदयवीर सिंह के पर्चे फाड़ने और कुर्ता फाड़ने वाली घटना हुई थी। उसी दिन जाहिर हो गया था कि बहुत डिमोरलाइज हैं और बहुत रिसेंट पास्ट में ही इतनी बड़ी हार इनको मिली है बड़े क्रूशियल इलेक्शन में। ये बात तो है, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा ब्रजेश जी, सोचने वाली बात है कि बनारस की जीत पर मैं जरूर एक बार जिक्र करूँगा। बनारस से जो चुनाव हारे हैं सुदामा पटेल, तीसरे नंबर पर आए हैं उनकी सुदामा दशा पटेल। आपने देखी होगी, चुनाव तीसरे नंबर पर आए हैं। तो सवाल क्या नहीं होगा मनीष शुक्ला से या भाजपा से कि प्रधानमंत्री की अपनी कंस्टिट्यूंसी जो उनकी राजनीतिक कर्मभूमि है साहब, जहां से जनता उनको चुनती है, वहां से भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत कैंडिडेट जमानत जब्त से भी बुरी दशा में आता है। मतलब जो जीती हैं उनमें और डॉक्टर सुदामा पटेल के वोटों में 25 गुना का फर्क है। ये काशिया बना, ये सवाल जरूर उठेगा। और सवाल उन्होंने जो उठाया है वो ज्यादा गंभीर है। उन्होंने कहा कि समाज भी हमारा देख रहा है, ध्यान रखिएगा, वो पटेल समाज से आते हैं। और माफ कीजिएगा, स्वतंत्र देव सिंह के बहुत अच्छे नेतृत्व के बावजूद, एक अच्छे संगठक होने के बावजूद, बड़ी बड़ी कामयाबी दिलवाने के बावजूद। अच्छा मनीष शुक्ला, आपकी इस बात का कुछ रिप्लाई देना चाहते हैं? यस मनीष जी, गो अहेड। जरूर देंगे। वो यही एक, हाँ मनीष जी बोलिए, यही एक सुदामा पटेल क्यों हारे इतनी बुरी तरह से? जी बताएं। नहीं देखिए ब्रजेश जी, चर्चा के पहले दौर में हमने कहा कि 36 में से 33 जो हम सीटें जीते हैं वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में ही जीते हैं। तो हमको लगता है कि इसी रूप में देखा जाना चाहिए। जो 3 सीटें हमारे हैं उसमें विश्लेषण करेंगे, पार्टी जरूर विश्लेषण करेगी। विश्लेषण करके जब निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो जरूर हम लोग शेयर करेंगे। एक बात और है, अपने अशरफ भाई ने समाजवादी पार्टी के
प्रवक्ता अशरफ जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको इस तरह से जीता है। अशरफ जी देखिए, पिछले 2-3 सालों से आपको भी डिबेट में हम लोग नहीं देख रहे, और अखिलेश जी के हार के कारण में ये सब भी चीजें हैं कि जो थे उनको लेके चले कहाँ वो, और जो नहीं थे, जो लोग के अगल बगल जवानी कुर्बान करने वाले लोग थे, जो सो कॉल्ड लीडर थे, उन्हीं को लेकर चले थे। अब इनके पीछे क्यों पड़ गए भाई? इनको तो प्रवक्ता बने रहने दो। इस तरह कमेंट करोगे तो फिर कैसे है मतलब? नहीं, देखिए मैं तो एक निरपेक्ष रूप से इस बात को कह रहा हूं कि 14 के बाद से जो समाजवादी पार्टी की हाल शुरू हुई है, आगे और रहने वाली है। 22 में मैक्सिमम पहुंच गया अखिलेश यादव, अब 24 और 27 में देखिएगा कि इस लीडरशिप के सारे समाजवादी पार्टी की नैया नहीं पार होने वाली है। ये राहुल गांधी जी के ही भाई निकले हैं। लटमनी सिंधवी जी, आप मुझे बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपना पीक छू लिया है? जी हाँ, हाँ हेमंत जी बोलिए। मुझे एक तकलीफ है, मेरी बात बीच में ब्रेक हो गई। बहुत कोई बात नहीं, आप बोलिए, मैं आपको पूरा समझ। हालांकि उन्होंने स्वीकार कर लिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि इस पर जरूर चिंतन मनन होगा, लेकिन मैं क्या यह बात कहता हूं कि अगर इस चुनाव को इतना कैजुअली भाजपा ले रही थी तो उसको चुनाव लड़ाने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। बनारस में विधानसभा चुनाव के दौरान, ब्रजेश जी सबको याद होगा, जब नरेंद्र मोदी जी को इस बात का फीडबैक मिला कि बनारस की कई सीटों पर भाजपा कमजोर है, और वाकई कमजोर थी, तो उनको काशी में रुकना पड़ा 2 रातें, आसपास के इलाके कवर किए, और उसका असर हुआ कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वाराणसी दक्षिण, सेवापुरी और पिंडरा जैसी सीटें भाजपा ने धमाकेदार तरीके से जीती। तो फिर अगर मोदी जी विधानसभा चुनाव में इतना दिलचस्पी लेते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी, जिसका इतना बड़ा पैराफर्नेलिया बनारस में क्षेत्रीय कार्यालय है, और स्वयं सुदामा पटेल, लेकिन आपके दोस्त नीलकंठ तिवारी को तो मंत्री नहीं बनाया ना? बने भले नहीं, लेकिन वो जीत गए, यही गनीमत है। वो मोदी जी चाय पीने पप्पू कड़ी नहीं गए होते तो नीलकंठ तिवारी चुनाव हार गए थे, ये तय है। तो मैं कहता हूं कि जब आपका सर्वोच्च नेता एक एक सीट के लिए इतनी मेहनत करता है, तो आपने जानते हुए कि जब ब्रजेश सिंह का परिवार और खानदान ही वहां 4 बार जीत रहा है, क्यों कैंडिडेट खड़ा कर दिया साहब? ये भी एक ओके, मनीष सिंघवी, अब आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में अपोजिशन का क्या रोल रहेगा उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में? ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में नहीं है तो पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत तक चर्चा करने का विषय हो गया है। नहीं, ये बीजेपी ने पीक छुआ कि नहीं यूपी में अभी, या अभी पीक आना बाकी है? जो ऑपोजिशन की हालत लग रही है उससे लग रहा है कि अभी पीक आ सकता है। और क्योंकि मैं इसको इस लिहाज से कहता हूं कि कांग्रेस के खेमे में सन्नाटा छाया हुआ है। बसपा ने पूरी तरीके से, मायावती ने अब आनंद और उनके बेटे को सौंप दिया है। बसपा का कैडर जो कभी भी वंशवाद को नहीं मान रहा था, वो उनको स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, इस पर प्रश्न चिन्ह है। 10% वोट। यानी आप ये कहना चाहते हो जो बचे हुए 12% अब उस पर भी संकट है? संकट बिल्कुल है, क्योंकि बसपा स्वीकार करेगी नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब सारी बात आती है यूपी में सपा पर। सपा की जो पिछले 1 महीने की हालत है वो बहुत अच्छी नहीं, मतलब वो तसल्ली नहीं दे रही है कि ये आगे लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वहां पर कोई ढंग का आदमी उनको राय देने वाला या बताने वाला हो, तो उसके हारने के अगले दिन से मीमांसा करके और 24 की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए थी। नेता को सड़क पर दिखना चाहिए, ट्विटर पर और फेसबुक और व्हाट्सएप पर नहीं। उसके लिए आईटी सेल बनाया जाता है, उस पर पैसा खर्च किया जाता है, हायर किया जाता है, उसका काम वो करता है। नेता का काम सड़क पर है, और अगर नेता सड़क पर नहीं है तो उसकी जो सेना है वो अपने आप धीरे धीरे कमज़ोर महसूस करती है। और मैं फिर कह रहा हूँ ब्रजेश जी कि इनके जो बहुत समर्पित वोट बैंक है उसमें खलबली मचनी शुरू हो गई है। और लाइट अमिताभ भूषण जी, आप क्या महसूस करते हैं कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका क्या रहेगी विशेष तौर पर? और बीएसपी के जो बचे हुए 12% वोट शेयर हैं, ये इंटैक्ट रहेंगे आने वाले समय में, या ये इनमें भी कोई बिखराव होगा? समाजवादी पार्टी को आप कहाँ पर पाते हैं? और कांग्रेस तो चुनाव के बाद से गायब ही हो गई है उत्तर प्रदेश में। निश्चित तौर पर देखिए, जहाँ तक बीएसपी का मसला है तो वो आधार वोट उनका बना रहेगा, ये मुझे नहीं लगता है। उसमें बिखराव पहले भी हुआ है
और ये क्रम बढ़ता जाएगा, वो धीरे धीरे और उसमें बिखराव होगा। वो किस तरफ शिफ्ट होता है वो एक महत्वपूर्ण मामला है कि क्या वो विपक्ष में समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है, नहीं जाता है, अखिलेश यादव कितना जोड़ पाते हैं। क्योंकि इस चुनाव में भी आप देखेंगे तो उसका एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ था, तो क्या वो बीजेपी में ही शिफ्ट होगा या फिर सपा की तरफ भी जा सकता है। जहां तक सपा का मामला है, देखिए उच्च सदन में भले उनकी संख्या कम हुई हो, पर मुझे लगता है कि इस देश में हम सब ने देखा है कि सदन अक्सर नक्कार खाने में तब्दील हो जाती है। तो जब यूपी में सदन नक्कार खाने में तब्दील होगी तो तूती की आवाज़ के तौर पर सपाई वहां अपना विरोध जाहिर करेंगे और वो गूंज भी पहुंचेगी। और जिस बात का जिक्र हो रहा था कि बीजेपी भी 2 से 282 और वहां से फिर 300 पार पहुंची थी, तो ये घटने बढ़ने का क्रम चलता रहता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि क्या अखिलेश यादव अपने नेताओं को, अपने प्रतिनिधियों को जो सदन में बचे हुए हैं, क्या उनको इसके लिए तैयार कर पाएंगे कि हाँ आप विरोध जरूर करिएगा, आप अपनी आवाज़ जरूर रखिएगा, संख्या बल को भूल जाइए, अपनी भूमिका निभाइएगा। तो अगर ऐसी परिस्थिति रहती है तो मुझे लगता है कि सपा के लिए आने वाले वक्त में पाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि जो संख्या बल है उस संख्या बल के साथ मुझे लगता है कि बुलडोजर की जो न्याय व्यवस्था उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है उसका विस्तार मध्य प्रदेश तक हुआ है, वो आने वाले समय में और उसका चलन बढ़ेगा। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी, उन तमाम चीज़ों में संतुलन बनाने के लिए विपक्ष की भूमिका लोग ढूंढेंगे और उसमें अखिलेश यादव और सपा की जवाबदेही होगी कि वो अपनी भूमिका साबित कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ भूषण जी। मैं बाकी मेहमानों का भी बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप सब ने आज की परिचर्चा में दिलचस्प तरीके से अपनी अपनी बात रखी। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।